तो कल हमने जो है एक प्रॉब्लम देखी थी, उसमें आरसी सर्किट और आरएल सर्किट जब सोर्स फ्री होता है तब कैसे कैलकुलेशन करते हैं ना। कुछ है नहीं, जो सोर्स के साथ होता है वही फॉर्मूला सोर्स वाले के साथ में लगाते हैं, तो उसमें वी इन्फिनिटी जो है वो सर्किट के हिसाब से जो भी निकल के आता है उसको उसमें भर देते हैं और फाइनली वो सोर्स फ्री वाला सर्किट सोल्व हो गया। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट सर्किट है जो मतलब इलेक्ट्रिकल और ईसी हर बार गेट के अंदर पूछा जाता है, हर बार मतलब हर 2-3 साल के अंदर ऑलमोस्ट पूछा जाता है, और इंटरव्यू में तो ये भर भर के पूछा जाता है। क्योंकि ये जो है वो ऑसिलेटर के अंदर यूज़ किया जाता है। इसी के इंटरव्यू में तो इस सर्किट के बारे में जो है कहीं ना कहीं जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता है ना। जैसे मेरे को जो है वो ONGC वाले इंटरव्यू के अंदर पूछा था, और NPCIL वाले इंटरव्यू एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूछा था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मतलब वो लोग NPCIL में आगे ले जाके एक्सप्लेन करवाते हैं ना, तो टैंक सर्किट एक्सप्लेन करवाया था मेरे से। ठीक है, तो इसी वाले सर्किट को एक बार हम जो है वापस से एक बार एनालाइज करते हैं कि इसको प्रॉपर एनालाइज करके, और इसको 12वीं क्लास में एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो आप मैकेनिक्स में टॉपिक पढ़ते हैं ना SHM वाला, उसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के साथ इसको जो है इसकी एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, पहले एक बार प्रॉब्लम देख लो क्या है कि t=0 पे है ना, मतलब कैपेसिटर इंडक्टर जो है उसमें से इनिशियल करंट 0 है और कैपेसिटर जो है 100 वोल्ट तक चार्ज करके यहाँ छोड़ा हुआ है, और ये स्विच ओपन है। t=0 पे स्विच को क्लोज किया जाता है, मतलब ये जो बैटरी बना हुआ है कैपेसिटर, इसको इस सर्किट के अंदर ले आया जाता है। ठीक है, तो सर्किट के अंदर जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे क्या होगा, ये बैटरी बना हुआ 100 वोल्ट का, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो क्या होगा, करंट ये वाला जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर है ये कुछ ना कुछ इसके अंदर करंट फ्लो करवाएगा। तो उस करंट की डायनामिक्स हम एक बार फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वो करंट जो है वो कौन से फंक्शन को फॉलो करता है, किस फंक्शन के हिसाब से चेंज होता है, एक्सपोनेंशियल के हिसाब से चेंज होता है, साइनोसॉइडल के हिसाब से चेंज होता है, लीनियर चेंज होता है, कैसे चेंज होता है उसमें बता नहीं सकते, पहले एक बार निकालना पड़ेगा ना टाइम के साथ उसका वेरिएशन कैसा है, तो उसको एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये इसमें KVL लगाएंगे, तो VL + VC = 0। तो VL + VC = अब यहाँ पे देखो CdV/dt क्या होता है, कैपेसिटर से जाने वाला करंट। ठीक है, और LdI/dt क्या होता है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, LdI/dt प्लस कैपेसिटर से जाने वाला करंट CdV/dt होता है। तो अगर मान लो ये वाला जो VC दिया हुआ है, इस इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ मैं और C से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस वाली टर्म को I से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो गया Ld²I/dt²। एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको। ठीक है, प्लस ये में क्या में बनेगा dV/dt, तो इसको C से मल्टीप्लाई कर दो, C से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाले इक्वेशन में ये बन गया I। ठीक है, तो LCd²I/dt² + I = 0, तो ये बना d²। अब देखो सॉल्व करने में इसमें कुछ नहीं, सॉल्व तो मैथमेटिक्स हो, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो, सॉल्व कर ही लोगे। आगे देखेंगे चमत्कार तो इसमें आगे है, कैसे काम का सर्किट है इसके बाद बताएंगे इसके बारे में, है ना। सब एक बार मैथमेटिकल निकाल लेते हैं। तो LC = 0, सॉरी 1/√LC नहीं, 1/LC = 0। अब ये देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आपने अच्छे सोल्व किया हुआ है। CF और PI कैलकुलेट करेंगे, तो PI तो यहाँ से 0 आएगा, ये वाला साइड 0 है, तो इसका CF कैलकुलेट करते हैं एक बार, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो क्या बनेगा d² + 1/LC टाइम्स I = 0। तो जब CF कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला d आएगा i/√LC और -i/√LC। ठीक है, अब ये देखो इसके रूट हैं जो अल्फा + आयोटा बीटा, अल्फा - आयोटा बीटा टाइप का है, जहाँ पे अल्फा 0 है। तो इस तरह का जब रूट होता है तो उस CF का इक्वेशन, CF जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, वो निकल के आएगा C1 cos, अच्छा 1/√LC है ना, इसको ओमेगा रूट मान दे रहे हैं, है ना, ये हो गया cos ω t + C2 sin ω t, और इसके बाहर में आता है e⁻α × t, तो अल्फा 0 है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास IT। अब C1 C2 इसके अंदर निकालने हैं, तो C1 C2 दो वेरिएबल है तो दो कंडीशन चाहिए, तो दो कंडीशन उसने दे रखी है कि भाई इंडक्टर में से करंट 0 है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 100 है, ये वाला VC 0 दिया हुआ है और इंडक्टर में से जाने वाला करंट 0 है। तो I0 जो दिया हुआ है हमको t = 0 पे, वो कितना दिया हुआ है 0, और इसमें पुट करो, वो इसमें पुट करोगे तो ये वाला 0, ये वाला भी 0, C1 = क्या आएगा 0, मतलब ये हुआ हमारा IC के अंदर ये वाली टर्म्स नहीं रहेगी, है ना। तो हमारा जो I निकल के आएगा वो C2 sin ω t निकल के आएगा। ठीक है, अब C2 निकालना है। अब C2 निकालने के लिए हमको एक कंडीशन और चाहिए, वो कैपेसिटर की वोल्टेज दे रखी है कि वो 100 वोल्ट है, मतलब VC0 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो VC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, VC ये वाला वोल्टेज निकालना है, वो ये क्या VC = क्या है माइनस का VL,
और माइनस का वी एल इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये बना माइनस का एल और इसको आई का डेरिवेटिव कर दो, है ना, तो ये बनेगा सी टू ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये बन गया वी सी टी। अब इसका जीरो पे वैल्यू 100 दिया हुआ है तो इसको 100 भरो, माइनस का एल ओमेगा टाइम्स सी टू, और ये जीरो भरेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो सी टू हमको यहाँ से क्या मिला, माइनस का 100 बाई एल टाइम्स ओमेगा, और ओमेगा कितना है 1 बाई रूट एल सी। तो ये हमारे पास आया माइनस का 100 रूट सी बाई एल, है ना, 100 रूट सी बाई एल है तो इसको भर दो इसमें, माइनस का 100 रूट सी कितना दिया हुआ है वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स सी कितना दिया हुआ है 10 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एल कितना दिया हुआ 1 टाइम्स 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 3 तो ये खत्म हो जाएगी और एक 2, तो 1/100 10 बचेगा ये, है ना, मतलब इसके अंदर जो बचेगा वो 1/100 बचेगा रूट के अंदर, तो वो बचेगा माइनस का 10। सी टू कितना बना माइनस का 10, ये कितना माइनस का 100, 10 की पावर माइनस 3 यहाँ बचेगा, वो उसको 10 की पावर माइनस 2 बचा देगा, 1/100 और 10, और वो इसको डिवाइड करेगा तो 10। तो ये हमारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज निकल इंडक्टर का जो करंट निकल के आया वो निकल के आया कितना, अच्छा एल डी आई बाई डी टी इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो ये वाला साइन का डेरिवेटिव हुआ कोस, ये माइनस का एल, सी टू कितना आया माइनस का एल ओमेगा, और ये वाला सी टू को इसके अंदर भर दिया, तो ये कितना है माइनस का 10 साइन ओमेगा टी। ये हुआ इंडक्टर से जाने वाला करंट, कब, किसी टी इक्वल टू टी इंस्टेंट के ऊपर। ठीक है, मतलब इंडक्टर का करंट इस फंक्शन के हिसाब से चेंज होगा जब तक वो सर्किट चलेगा ना, उस सर्किट में जैसे स्विच को क्लोज किया करंट जो है वो साइन, मतलब ये साइन का फंक्शन होगा, है ना, और साथ में वोल्टेज निकालेंगे तो वीसी निकालना पड़ेगा, तो वीसी निकालना पड़ेगा तो आई हमको पता है, एल डी आई बाई डी टी कर देंगे इसका, तो एल डी आई बाई डी टी, अच्छा इसको डी आई बाई डी टी करो पहले, डी आई बाई डी टी कितना आएगा माइनस का 10 ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो एल डी आई बाई डी टी किसके अक्रॉस है, ये इंडक्टर का वोल्टेज है, और इंडक्टर वाला वोल्टेज, ये एल डी आई बाई डी टी किसका इंडक्टर वाला वोल्टेज, उसका निगेटिव जो है वो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वहाँ से। ठीक है, ये वाला वोल्टेज होगा माइनस वी सी के बराबर, तो कुल मिला के वी सी टी हमको जो मिला वो कितना मिलेगा 10 ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। इसको ज़रा एक बार सोल्व कर लो, 10 और ओमेगा क्या है 1 बाई रूट एल सी, एल बाई रूट एल सी, ये हो गया कोस ओमेगा टी, तो ये बना 100 रूट एल बाई सी, है ना, तो रूट एल, एल कितना है 10 की पावर माइनस 3 अपॉन सी कितना है 10 की पावर माइनस 5, तो ये हो गया 100 टाइम्स 100, है ना, यही हो गया ना, 100 टाइम्स 100 रूट एल बाई सी था 10 की पावर माइनस 5, हाँ ये वाला हो गया, और ये वाला ऊपर में आया तो 2 बच गया, 10 बाहर आया तो 1000 कौन सा वाला टर्म आया, ये वाला 1000 कोस ओमेगा टी। अब देखो इसमें, अब हमारे पास देखो ये वाला कैलकुलेशन कर लिया, अभी तक तो कुछ नहीं था, अब दोनों को मैं लिख ले रहा हूँ, इंडक्टर का करंट कितना है, अच्छा इंडक्टर से करंट ये है और कैपेसिटर से वोल्टेज ये है, और दोनों साइन के फंक्शन है, तो साइनोसॉइड है ना, कोस है तो कोस भी तो साइनोसॉइड है। अब इसके अंदर ये जो कैलकुलेशन की उसको थोड़ा सा अपन समझेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन करके इस सर्किट का, है ना, अब इसमें देखो वी सी टी कितना दिया हुआ है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है 1000 कोस ओमेगा टी, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज किसी टी इक्वल टू टी पे दिया हुआ है माइनस का 10 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। अब देखो यहाँ पे इस वाले को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें इंडक्टर में इसके अक्रॉस वोल्टेज जो दिया हुआ है 1000 कोस ओमेगा टी दिया, 1000 नहीं आएगा यार, क्योंकि इसमें देखो टी इक्वल टू 0 डालोगे तो ये 100 आना चाहिए ना, तो इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है अपन ने, है ना, वो 1000 नहीं आएगा, यही वाला तो किया है 10 है ना ये, तो 10 और 10 ये कितना आएगा 100 कोस ओमेगा टी आएगा, है ना,
तो इसमें 1000 नहीं आएगा, ये 100 cos ओमेगा टी आएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन मिला है, अब इसको देखो ऐसे इंटरप्रेट करना। इस सर्किट को हम देख के है ना, बिना कैलकुलेशन किए भी हम बता सकते थे कि इसमें टाइम और इंडक्टर करंट और वोल्टेज जो होगा ना, वो कुछ पीरियोडिक टाइप का होगा। उसको एक्सप्लेन करते हैं, पता है कैसे? अब देखो इंडक्टर जो है t=0 पे, 0 से पहले इसको चार्ज कर रखा था 100 वोल्ट तक, और इसको इस सर्किट में नहीं दे रखा था। 100 वोल्ट तक कैपेसिटर को चार्ज किया, मतलब कैपेसिटर ने कितना एनर्जी सेव कर लिया, हाफ CV², और V कितना है 100, तो हाफ C × 100 का स्क्वायर। तो ये कुछ कैपेसिटर ने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर रखी थी, ठीक है। अब t=0 पे जैसे ही स्विच ने क्लोज किया, तो ये बैटरी बना हुआ है, ठीक है, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट है और साथ में एनर्जी स्टोर कर रखी है इतनी अमाउंट। जैसे ही सर्किट को क्लोज करोगे तो ये क्या होगा, सर्किट क्लोज। जैसे ही सर्किट क्लोज तो ये बैटरी क्या करेगी, करंट फ्लो करवाना शुरू करेगी। जैसे इसमें करंट फ्लो करवाना शुरू किया, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला जो कैपेसिटर है इसमें से करंट जो है वो 0 से जैसे जैसे बिल्ट होना शुरू होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्टर में इनिशियल करंट कितना है, 0। तो इंडक्टर ने अपने मैग्नेटिक फील्ड में किसी तरह की कोई एनर्जी स्टोर नहीं कर रखी थी, ठीक है, लेकिन कैपेसिटर ने कर रखी थी t=0 पे। अब धीरे धीरे ये एनर्जी की वजह से इस सर्किट में जो है वो करंट बिल्ट होना शुरू होगा, और वो करंट जो है वो जैसे जैसे धीरे धीरे बिल्ट हो रहा है, आई का वैल्यू बढ़ेगा, आई का वैल्यू बढ़ेगा किसी भी फंक्शन के लिए। यहाँ तो पता है साइन के हिसाब से बढ़ रहा है, किसी फंक्शन के हिसाब से बढ़े, इस करंट का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, इंडक्टर के अंदर एनर्जी जो है उसके मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगी हाफ Li² में। तो ये धीरे धीरे आई जैसे जैसे बढ़ेगा, ये वाला आई जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसके अंदर क्या हो रही है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है धीरे धीरे। और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही है तो एनर्जी आ कहाँ से रही है, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अगर इंडक्टर में ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में धीरे धीरे स्टोर हो रही है, बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं से आ रही होगी। तो यहाँ तो कैपेसिटर जो स्टोर कर रखा था वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी जो है इंडक्टर में डिस्चार्ज करेगा। और जैसे जैसे अब देखो इसमें जैसे जैसे जो है करंट का वैल्यू बढ़ेगा, इसमें इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोरेज बढ़ रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब कैपेसिटर कंप्लीट अपनी एनर्जी को जो है वो डिस्चार्ज कर देगा, और इंडक्टर में जो है उस टाइम एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी जो है इस सर्किट के अंदर इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। और इंडक्टर में जैसे ही स्टोर होगा, अब इसका ड्रॉ करके देखते हैं ना, और ड्रॉ करके इसको फिजिकली समझते हैं। जैसे कैपेसिटर का इसने वोल्टेज दिया हुआ है कि 100 cos ओमेगा टी दिया हुआ है, 100 cos ओमेगा टी मतलब t=0 पे 100 है, और π/2 तक अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे अगर π/2 ड्यूरेशन ओमेगा टी को π/2 डालेंगे, तो ओमेगा टी को अगर π/2 डालेंगे तो क्या होगा, तब तक कोस कितना हो जाएगा, 0। मतलब कोस इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज t=0 से लेके और ओमेगा टी इक्वल टू 0 से ओमेगा टी इक्वल टू π/2 तक, इसका एनर्जी जो है, अरे ओमेगा टी इक्वल टू π/2 है तो टी निकल जाएगा ना उसमें, तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 से ओमेगा टी इक्वल टू π/2 तक देखेंगे तो कैपेसिटर की वोल्टेज जो है लगातार कम हो रही है। तो कैपेसिटर की वोल्टेज अगर लगातार कम हो रही है तो उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर एनर्जी भी तो कम हो रही है, क्योंकि एनर्जी वी का फंक्शन है और वी खुद नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी लगातार क्या हो रही है, डाउन। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इंडक्टर में स्टोर एनर्जी जो है वो बढ़नी चाहिए। तो इंडक्टर वाला जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इंडक्टर में कितना है, -10 sin ओमेगा टी, तो t=0 पे ये भाई साहब है 100 वोल्ट, और इंडक्टर वाला करंट देखोगे तो वो -10 है। उसका वैल्यू जो है, साइन का वैल्यू 0 से π/2 तक क्या होगा, बढ़ेगा। π/2 पे ये कितना हो जाएगा, 1, π/2 पे ये 1 हो जाएगा, तो अच्छा सॉरी 0 उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे t=0 पे इंडक्टर में करंट कितना था, 0, तो ये वाला 0 पे था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे π/2 ड्यूरेशन तक बढ़ेंगे हम, साइन का वैल्यू बढ़ेगा और π/2 पे जो है वो साइन मैक्सिमम हो जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज गिर रहा है, कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी गिर रही है, तो वो एनर्जी जा कहाँ रही है, क्योंकि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना, तो कहीं ना कहीं तो डिसिपेट हो रही होगी या कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होगी। तो ये इंडक्टर में स्टोर हो रही है, तो वो दिखनी भी चाहिए यहाँ से। तो इंडक्टर में जो है करंट जो जा रहा है हाफ Li², इंडक्टर का करंट जो है वो इस फंक्शन के हिसाब से देखें तो वो 0 से π/2 तक sin 1 तक पहुँचता है ना। इसका ड्रॉ करेंगे तो π/2 पे ये वाला ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से पहुँच जाएगा -10 तक। मतलब इंडक्टर का करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। एनर्जी स्टोरेज की फॉर्म में देखिए तो एनर्जी तो बढ़ रही है ना, करंट जो है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 से जो है जाना शुरू करेगा -10 तक। -10 तक जब पहुंचा इस अब देखो जैसे जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज गिर रहा था, इसकी स्टोर एनर्जी गिर रही थी, वो इसमें सेव होती दिखनी चाहिए। तो उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे देखो आई का मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे I² है ना, तो अगर नेगेटिव है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इंडक्टर के अंदर एनर्जी जो है वो लगातार स्टोर हो रही है यहाँ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट तक। अब t = π/2 की बात देखिए तो
अब यहाँ पे जैसे ही π/2 पे पहुँचे कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया 0, मतलब कैपेसिटर का हाफ C और वोल्टेज 0, तो एनर्जी गई सारी। तो वो गई कहाँ, उस टाइम पे इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम हो जानी चाहिए, तो इंडक्टर में उस टाइम पे स्टोर एनर्जी जो हाफ L × 10⁻² वो मैक्सिमम हो गई। अब π/2 के बाद देखो, मतलब यहाँ पे t जब ग्रेटर देन 0 से लेस देन π/2 के बीच में है ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी जो है पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब π/2 से पाई के अंदर देखें इसी सर्किट को, तो π/2 से पाई के अंदर देखें तो पाई तक आते आते कैपेसिटर कितना बन जाएगा, फिर से इसका वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा, मतलब नेगेटिव में बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, नेगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड बढ़ना नेगेटिव में उसका मतलब कुल मिला के उसका मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हुआ। और जैसे अब इस पर्टिकुलर मोमेंट तक कैपेसिटर जो है इसकी सारी एनर्जी लेके बैठा हुआ है t = π/2 पे। अब t = π/2 के बाद क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज जो इसके हिसाब से चेंज हो रहा है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका कैपेसिटर का वोल्टेज जो है नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो हाफ CV² के हिसाब से देखें तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, तो वोल्टेज हाफ CV² मतलब एनर्जी उसकी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मतलब एनर्जी अगर इसमें 0 थी यहाँ पे और इसके बाद बढ़ रही है, तो मतलब इंडक्टर से आ रही होगी जो इंडक्टर ने अपने में सेव कर ली थी। तो जैसे जैसे हम यहाँ तक वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ तक आते आते पाई तक आते आते कैपेसिटर इंडक्टर के अंदर जो है इस टाइम, अच्छा π/2 से पाई तक अगर हम देखें तो पाई पे ये 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला भाई साहब जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस टाइम घटना शुरू हो जाएगा, इस टाइम तक इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। और इस पाई पर आते आते इंडक्टर का करंट जो है वो हो जाएगा 0। इंडक्टर का करंट हो गया 0, तो मतलब इंडक्टर में जो स्टोर एनर्जी थी वो पूरी की पूरी इस वाली π/2 ड्यूरेशन के अंदर उसने कैपेसिटर में डिस्चार्ज कर दी। अब देखो कैपेसिटर यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर से कितना, कैपेसिटर जो है यहाँ पे 100 हो जाएगा, माइनस का 100 वोल्ट, ये एम्प्स है, ये 100 वोल्ट है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं हम, इसलिए अब ये वाला कार्यक्रम जो है π/2 तक चला, मतलब एक ड्यूरेशन में इसने इसको दे दिया, इसने आधा ड्यूरेशन के अंदर, आधा ड्यूरेशन में इसने इसको दे दिया, अब ये इसको भी दे दिया वापस से, है ना। तो यहाँ तक आते आते कैपेसिटर के पास अपनी एनर्जी वापस से आ गई, है ना। अब यहाँ से वही कार्यक्रम फिर से चलेगा। अब इंडक्टर में करंट 0 हो गया, इंडक्टर में करंट 0 हो गया, तो यही कार्यक्रम फिर से चलेगा, यही फिर से चलेगा। तो अब 3π/2 में अगर हम देखें, 3π/2 में इंडक्टर फिर से कैपेसिटर को देगा, और कैपेसिटर को अगर फिर से देगा तो इसका जो है वो घटेगा और इंडक्टर वाला बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आते आते जो है उस यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हो गई एनर्जी इंडक्टर में स्टोर, और यही कार्यक्रम चलता जाएगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, है ना। तो इस वाले सर्किट के अंदर हम देखें तो यहाँ पे एनर्जी जो है ओवरऑल सर्किट के अंदर एनर्जी जो इनिशियल में दी गई थी वो स्टोर्ड है। और ये अब क्या कर क्या रहा है, यही वाला जो एनर्जी है ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, इसीलिए ये वाला जो सर्किट एनर्जी स्टोरेज रखा हुआ है, इस वाले सर्किट को जो ऑसिलेटर्स हम डिज़ाइन करते हैं उस ऑसिलेटर्स वाले और भी कई सारे, जैसे हम जो है इसी सर्किट को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, थायरिस्टर जो होता है उसकी कम्यूटेशन सर्किट डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, और साथ में थायरिस्टर की कम्यूटेशन सर्किट डिज़ाइन, और साथ में इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं ऑसिलेटर के अंदर, इसका मतलब एक एप्लीकेशन होता है। अब इसी को ना मैकेनिक्स वाला एक कॉन्सेप्ट है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, उसके साथ करके देखते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये जो है ये सर्किट कुछ नहीं, बस मैकेनिक्स में एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, उसी का दूसरा वर्जन है इलेक्ट्रिकल के अंदर। जैसे मान लो एक मेरे पास जो है कि स्प्रिंग कोएफिशिएंट और ये साथ में m मास का एक ब्लॉक है। ठीक है, m मास का एक ब्लॉक है, उस मास का ब्लॉक जो है इसका इस टाइम हम यहाँ पे मान रहे कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसको वेलोसिटी v दिया हुआ है ना, मतलब इस मास ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का वेलोसिटी v है, ब्लॉक का वेलोसिटी v है, तो हाफ के वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ये स्टोर कर रखा है। ठीक है, अपने अंदर हाफ mv², तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी जो है ये अपने अंदर स्टोर कर रखा है। अब यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है, मतलब जो भी होगा v = v1 होगा मान लो, उस v1 के कोरस्पॉन्डिंग कुछ इसने एनर्जी स्टोर कर रखी है यहाँ पे। अब जैसे ही ये इसका वेलोसिटी v दे रखा है तो क्या है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जैसे ये मूव करना शुरू करेगा इस आगे की तरफ में, मान लो ये किसी t = 0 पे यहाँ था, t = t पे ये ब्लॉक जो है इसका वेलोसिटी v है ना, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे ही ब्लॉक जो है इस अपनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से आगे जाएगा, स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होना शुरू होगी। जैसे ही स्प्रिंग स्ट्रेच होना शुरू होगी, स्प्रिंग लगाएगी इस डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स क्या लगता है इसमें, माइनस का kx, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होगी x बढ़ेगा,
मीन पोजीशन से, तो x बढ़ेगा तो क्या होगा, ओवरऑल फोर्स भी बढ़ेगा उसका मैग्नीट्यूड, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये साइन क्या बता रहा है, इसकी वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से जैसे ये ब्लॉक मूव करने की कोशिश करेगा आगे, फोर्स धीरे धीरे इस डायरेक्शन में लगना शुरू होगा, और वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये ब्लॉक का वेलोसिटी v जो है जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड कम होना शुरू होगा, और धीरे धीरे स्पीड कम होना शुरू होगा। अब जैसे जैसे ये ब्लॉक, अब इस पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो अचानक से तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगा ना, ठीक है। जैसे जैसे वेलोसिटी की वजह से ये x बढ़ रहा है, वैसे वैसे kx बढ़ रहा है, kx बढ़ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी, डी एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये धीरे धीरे जाके एक पोजीशन ऐसा आएगा किसी x इक्वल टू x मैक्सिमम पे कि ये ब्लॉक जो है उसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। अब वेलोसिटी अगर इस ड्यूरेशन में जीरो हो गया तो इस ब्लॉक में जो स्टोर एनर्जी थी वो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी हो गई, जीरो, हाफ mv स्क्वायर है ना। तो वेलोसिटी इस ब्लॉक के अंदर स्टोर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही थी ना, यहाँ पे जो है स्प्रिंग जो है जैसे ही ब्लॉक आगे मूव करना शुरू किया, स्प्रिंग स्ट्रेच होना शुरू हुई, स्प्रिंग स्ट्रेच होना शुरू हुई, तो इसकी वेलोसिटी जो धीरे धीरे कम हो रही थी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी गिर रही थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी गिर रही थी, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये स्प्रिंग जो है अपने में स्टोर कर रही थी इसको स्ट्रेच होके, ठीक है। अब जैसे ही ब्लॉक यहाँ पे आ गया अपनी मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर, ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन पे ये ब्लॉक आ गया, तो अब क्या होगा, स्प्रिंग ने अभी भी एक्स मैक्सिमम तक खींची हुई है ना, तो अब स्प्रिंग इस मूवमेंट पे अपना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रही है इस डायरेक्शन में, और इसका वेलोसिटी है जीरो। अब सोचो एक ब्लॉक है वो रुका हुआ है, आपने इसमें इधर फोर्स लगाना शुरू किया हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे चलना शुरू होगा इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी फिर से बढ़ना शुरू होगा, तो फिर से बढ़ना शुरू होगा, तो अब ब्लॉक जो पहले इधर आया था अब ये फिर से इधर जाएगा, जैसे जैसे इधर जाएगा ये एक्स कम होता जाएगा स्प्रिंग का मीन पोजीशन से डिस्टेंस, तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोरेज होती है आपके एक्स स्क्वायर, वो अब धीरे धीरे एक्स कम हो रहा है, एक्स कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी स्प्रिंग में जो स्टोर थी वो जा कहाँ रही है, वो ब्लॉक में धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो हाफ mv स्क्वायर इसमें स्टोर काइनेटिक एनर्जी भी इसकी धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे ब्लॉक, अब फोर्स इधर वेलोसिटी भी इधर, देखो यहाँ से यहाँ तक आ गए थे, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो फोर्स भी इधर लग रहा है, वेलोसिटी भी इधर, तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और यहाँ पे आएगा तो फोर्स हो जाएगा जीरो। इसका मतलब उस पर्टिकुलर मूवमेंट तक ये लगातार एक्सीलरेट हो रहा था, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा मैक्सिमम, और जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, तो स्प्रिंग की एनर्जी स्टोरेज कितनी होगी, जीरो। तो वो एनर्जी जो यहाँ से यहाँ तक इसने स्टोर की थी वो अब यहाँ ब्लॉक वापस आया तो जीरो हो गई स्प्रिंग में, तो वो गई कहाँ, डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते ना, तो कन्वर्ट हो गई वो इसके वापस काइनेटिक एनर्जी में आ गई। अब यही कार्यक्रम जब ये इधर जाएगा ब्लॉक, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी है इसकी, अब फिर से इधर से जाना शुरू करेगा, तो स्प्रिंग अब कंप्रेस होगी, तो अब ये क्या करेगा, वेलोसिटी है इधर और इधर में फोर्स लगाएगी वापस से, ठीक है, वापस से फोर्स लगाएगी, तो क्या होगा, अब पहले स्ट्रेच होकर एनर्जी स्टोर कर रखी थी, अब कंप्रेस होकर एनर्जी स्टोर करेगी, है ना। और जैसे जैसे वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये ब्लॉक यहाँ आके कहीं रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, तो डी एक्सेलरेट होगा तो कभी ना कभी तो रुकेगा, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रुक जाएगा। जब ये रुका तब वेलोसिटी हो गई जीरो, तो अब स्प्रिंग ने जो है वो पूरी की पूरी एनर्जी, जो वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी स्टोर जो थी वो जीरो, तो गई कहाँ, वो स्प्रिंग ने फिर से वो सप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट होके जो है अपनी एनर्जी, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है अपने इसमें स्ट्रेचिंग में मतलब स्टोर कर ली है स्प्रिंग ने अपने में। अब सेम यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, अब क्या है, स्प्रिंग जो है वो मैक्स इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम देखेंगे तो वेलोसिटी है जीरो, बट स्प्रिंग जो है वो फोर्स लगा रही है इधर, और वो मैक्सिमम फोर्स है क्योंकि एक्स मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ तक, तो जैसे ही इस पर लगाएगी वापस से क्या होगा, जीरो, वही कंडीशन, ब्लॉक रुका हुआ है, फोर्स इधर लग रहा है, तो अब इधर चलना शुरू होगा, अब फिर से स्प्रिंग अपनी एनर्जी ब्लॉक को देना शुरू करेगी, और ये कार्यक्रम चलता रहेगा, स्प्रिंग ब्लॉक को देगी, ब्लॉक स्प्रिंग को देगी, वहाँ पे भी तो ये चल रहा है, कैपेसिटर इंडक्टर को दे रहा है, इंडक्टर कैपेसिटर को दे रहा है, और ये कार्यक्रम चलता जा रहा है। तो इस वाले सर्किट की एप्लीकेशन एक बार पढ़ लेना, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है इसका, और क्यों, कौन सा एप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सारा जो है उसके पीछे का लॉजिक जो है वो सारा यही है, एनर्जी एक्सचेंज वाला प्रोसेस। तो ठीक है, ये वाला वीडियो भी समझ में आया होगा, लंबा हो रहा है अभी, तो ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए भी धन्यवाद।